जिंदगी की राह पर वो कुछ कदम साथ चला। उसने कुछ वादे किए, कुछ सपने दिखाए, लेकिन वो मोहब्बत नहीं, कुछ और था। उसकी असलियत का जब तक पता चलता बहुत देर हो चुकी थी। और फिर एक दिन अचानक सामने आई एक लड़की के कत्ल की ऐसी कहानी जिसके खुलासे से सारे शहर में फैल गई सनसनी। रात के अंधेरे में दबे पांव आया वो कातिल। उसके हाथों में था चाकू, दिल में थी नफरत और निशाने पर थी एक लड़की। वो लड़की जिसे उसने कभी दिल से चाहा था, जिसे अपना बनाने का सपना देखा था। उसी लड़की को मौत के घाट उतारने का फैसला कर वो उसके घर में दाखिल हुआ था। वो लड़की अपने घर के एक कमरे में सो रही थी। उस कातिल ने सोती हुई उस लड़की पर पहले तो चाकुओं से कई हमले किए और फिर उसके पैरों पर अपना नाम लिखकर हो गया फरार। एक लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद उसके पैरों पर अपना नाम लिखकर फरार हो जाने की ये दास्तान एक ऐसे सनकी आशिक की है जो पहले दोस्त बना, फिर दीवाना और फिर बन गया एक कातिल। कहानी एक सनकी आशिक के ऐसे 3 चेहरों की है जिसके जाल में फंसकर पहले तो एक लड़की ने उस पर भरोसा किया और फिर उसकी खौफनाक सनक का शिकार बन गई। कहानी बागपत की है, उस शहर की है जहां पहली बार रवीस नाम का एक लड़का एक लड़की से मिला था। उन दोनों की वो मुलाकात जल्द ही दोस्ती में बदली और फिर गुजरते वक्त के साथ रवीस उस लड़की को चाहने लगा और जब उसके बिना उसका रहना मुश्किल हो गया तो उसने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो लड़की उससे प्यार नहीं करती थी, वो तो किसी और के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसलिए जब रवीस ने उसके सामने शादी का इजहार किया तो उस लड़की ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उस लड़की के इनकार को सुनकर रवीस भड़क उठा। उसके दिल में समाई उस लड़की के लिए मोहब्बत नफरत में बदल गई और फिर नफरत की आग में जल रहे रवीस ने एक खौफनाक फैसला कर लिया। रवीस ने उस लड़की को जान से मारने का फैसला कर लिया था और फिर एक रोज वो अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए रात के अंधेरे में निकल पड़ा। वो दबे पांव उस लड़की के घर पहुंचा और फिर एक कमरे में सो रही उस लड़की पर उसने चाकुओं से हमला कर दिया। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई और फिर वो उसके पैरों पर उस लड़की के साथ ही अपना नाम लिखकर भी वहां से फरार हो गया। हत्या की थी, अज्ञात मुकदमा कायम हुआ था, चाकू से गोद हत्या की। इसमें लड़की के पैर पे कत्ल के बाद पुलिस की टीम जांच में जुटी तो पुलिस को उस लड़की के पैरों पर दिखाई दिया रवीस का नाम। पूछताछ में लड़की के घर वालों ने बताया कि रवीस नाम का एक लड़का कुछ दिनों से उनकी बेटी को धमकियां भी दे रहा था। इस सूचना के मिलते ही पुलिस ने फौरन रवीस को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल किया है बस, नहीं मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहा। अच्छा। पकड़े जाने के बाद रवीस कैमरे के सामने तो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन पुलिस के सामने उसने उस लड़की के कत्ल की बात कबूल कर ली है। कारण क्या, उसकी लड़की के पैर पे लिखा था रवीस। क्या प्रेम प्रसंग से लग रहा है? हाँ, धमकी देनी दी थी एक बार, उससे शादी नहीं करेगी, किसी शादी नहीं, इसकी बातें हुई हैं। एक तरफा इश्क के जुनून ने रवीस को कातिल बना दिया। उसने उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया जिससे वो मोहब्बत करता था। अब पुलिस इसे इसके किए की सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। सनसनी के लिए बागपत से राजीव पंडित की रिपोर्ट। यह दास्तान भी एक लड़की की है, एक ऐसी लड़की जिसे मोहब्बत का झूठा ख्वाब दिखाया गया था, झूठे वादे किए गए थे, लेकिन इससे पहले कि झूठ की वो कहानी सामने आती, वो लड़की बन गई एक खौफनाक साजिश की शिकार। और अब तेजाब से झुलसी वो लड़की सुना रही है अपनी खौफनाक आप बीती। मोहब्बत का वादा।
शादी की साजिश और तेजाब से हमला। अस्पताल में पड़ी इस लड़की की हालत देखकर आप भी कांप उठेंगे। इस लड़की का सारा जिस्म तेजाब से झुलसा हुआ है। शनिवार सुबह ये लड़की मुजफ्फरनगर के ककरोली इलाके में अचेत पड़ी थी। लोगों की जब इस पर नजर पड़ी तो इसे अस्पताल लाया गया और अस्पताल में जब इस लड़की ने किसी तरह अपनी आप बीती सुनाई तो लोग सन्न रह गए। 8 बजे करीब थाना ककरौली पर सूचना मिली कि एक लावारिस लड़की जली हुई अवस्था में नहर की पटरी पर ढासरी गांव के पास में पड़ी है। सूचना पर मैं और एसओ श्री बीपी गिरी मौके पर पहुंचे। देखा तो इस लड़की के पास में भीड़ भी काफी जमा थी। अपना नाम पता बताने में असमर्थ थी। ये इसका चेहरा जला हुआ है। फिर इससे कागज पर लिखवाया गया इसका नाम पता, क्योंकि बोलने में तो असमर्थ थी लेकिन सुन रही थी, समझ रही थी। पुलिस के मुताबिक हाथरस जिले की ये नाबालिग लड़की 6 जुलाई से लापता थी। पूछताछ में पता चला है कि इस लड़की को एक जान पहचान वाला लड़का ये कहकर अपने साथ ले गया था कि वो उससे शादी करेगा। वो लड़का लड़की से मोहब्बत की झूठी बातें करता था। उसने शादी का झांसा देकर लड़की को 2 महीने तक अपने साथ रखा और जब उसकी सच्चाई खुलने लगी तो उसने लड़की को जान से मारने की साजिश रच डाली। आरोप है कि लड़के ने अपनी मां के कहने पर लड़की की गला घोंटकर हत्या करने की कोशिश की और फिर उसके जिस्म पर तेजाब डालकर फरार हो गया। उसने 2 महीने तो मैं घर से बाहर रखी। 2 महीने? हाँ। अच्छा। फिर 4-5 दिन बाद एक वहाँ ले गया, दूसरे के लिए बैठाने के लिए। अच्छा। मैंने कहा मैं आई हूँ तो तेरे साथ और दूसरे के लिए काहे बैठ जाऊँ। हाँ। तो उसकी माँ ने कहा अब जाकर ये गिलाए या मार दे, कल डुलाने के बहाने घुमाने के। हाँ। मुझे ले आया जंगल में, मार गिर दी मैं। लड़की से बयान हो रहे हैं और मजिस्ट्रेट को बुला के उससे भी बयान चल रहे हैं। कुछ बातचीत हुई उससे? हाँ, वही इसी संबंध में अभी बातचीत चल रही है उस संबंध में और उसकी जानकारी पूर्ण बात करने के बाद दी जाएगी। पुलिस अब इस आरोपी लड़के की तलाश में है। वहीं तेजाब से झुलसी इस लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। सनसनी के लिए मुजफ्फरनगर से सुधीर चौहान की रिपोर्ट। वो लड़की भी मोहब्बत के सफर पर निकली थी, लेकिन इससे पहले कि उसे अपनी मंजिल मिलती उसके प्यार को एक शख्स की नजर लग गई और इसके बाद उस लड़की के साथ जो हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार। इंतजार खत्म हुआ, मैं आ गई। तुम आ गई, नूर आ गया। तारीख 17 जून 2011, जगह बवाना नहर, दिल्ली। उस रोज दिल्ली की बवाना नहर के किनारे एक लड़की की लाश मिली। पहली नजर में ही ये साफ हो गया कि लड़की की गला रेतकर हत्या की गई थी और लाश को नहर में फेंक दिया गया था। छानबीन के दौरान पुलिस को लड़की के हाथ पर बना एक टैटू नजर आया। लड़की के हाथ पर लिखा था सोनिका। पुलिस अभी लड़की की पहचान भी ठीक तरह से नहीं कर पाई थी कि अगले ही रोज उसी बवाना नहर में एक और लाश नजर आई। ये लाश किसी लड़के की थी। लड़के की भी हत्या लड़की की तरह ही की गई थी। जाहिर है पुलिस को यह शक हुआ कि दोनों हत्या में कोई ना कोई संबंध जरूर है। पुलिस का यह शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब लड़की और लड़के की पहचान हो गई।
पुलिस के मुताबिक सोनिका और अभय दोनों सिर्फ साथ काम ही नहीं करते थे, बल्कि दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे। लेकिन सवाल ये था कि आखिर दोनों की हत्या किसने की, उसका मकसद क्या था। छानबीन को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने सोनिका और अभय से जुड़े तमाम लोगों से पूछताछ की, यहां तक कि दोनों के फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई। समझ नहीं आता कि आखिर कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था। हाँ सर, सोनिका और अभय के घर वालों के मुताबिक तो उनका किसी से कोई झगड़ा भी नहीं था और ऐसा भी नहीं लगता कि लूटपाट के इरादे से हत्या की गई हो। अब तो कॉल डिटेल से ही कुछ पता चल सकता है। हो सकता है उसी से कातिल का कोई सुराग हाथ लग जाए। जय हिंद सर। सर सोनिका और अभय की फोन डिटेल आ रही है। वेरी गुड। क्या कहती है कॉल डिटेल? आखिरी बार सोनिका और अभय की किससे बात हुई थी? सर आखिरी बार इन दोनों नंबरों का कॉल किया गया, वो किसी महेंद्र नाम के लड़के के नाम पर है। महेंद्र? पता किया कौन है ये महेंद्र? सर सोनिका घर वालों ने बताया कि महेंद्र का उनके घर आना जाना था। इतना ही नहीं, सोनिका की नौकरी महेंद्र ने ले ली। पता लगाओ इस महेंद्र के बच्चे का, हो सकता है यही कातिल हो। दिल्ली के रहने वाले अभय और सोनिका के मोबाइल की कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि महेंद्र नाम के एक लड़के ने उन दोनों को आखिरी बार फोन किया था। अब पुलिस महेंद्र की तलाश में जुट चुकी थी, लेकिन जांच में पुलिस को पता चला कि महेंद्र वारदात के बाद से ही फरार था। महेंद्र के इस तरह से अचानक गायब हो जाने से पुलिस का शक और भी पुख्ता हो गया। महेंद्र का पता लगाने के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और फिर कई दिनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के बाद आखिरकार महेंद्र पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस की पूछताछ में महेंद्र पहले तो सभी को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सोनिका और अभय के कत्ल की बात कबूल कर ली। बोल, क्यों मारा तूने उन्हें? क्या मिला तुझे उसे मारकर? नफरत करता था मैं उन दोनों से। उनकी सूरत भी मुझे देखना पसंद नहीं था। उनकी खुशी मुझे कांटे की तरह चुभती थी सर। जब वो दोनों साथ होते थे मैं तड़प जाता था। उनकी मुस्कुराहट मेरे दिल को जला देती थी। क्यों? उनकी खुशी से तुझे क्या मतलब? मतलब था साहब, मतलब था। प्यार करता था मैं सोनिका से। दिलो जान से ज्यादा प्यार करता था उसे मैं। उससे शादी करना चाहता था मैं, लेकिन वो लड़का, वो अभय, उस अभय के बच्चे ने न जाने क्या जादू टोना कर दिया। वो अभय की दीवानी हो गई। उसने पुलिस को बताया कि वो सोनिका से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसके साथ शादी करना चाहता था। लेकिन एक रोज जब उसे पता चला कि सोनिका अभय नाम के एक लड़के से प्यार करती है तो वो नफरत की आग में जल उठा। उसने फैसला कर लिया कि वो सोनिका और अभय को मौत के घाट उतार डालेगा। साजिश के तहत महेंद्र ने सोनिका और अभय को मिलने के लिए बुलाया। दोनों महेंद्र को पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्हें उसकी साजिश का अंदाजा भी नहीं हुआ। वो दोनों महेंद्र की बताई हुई जगह पर पहुंच गए। कुछ देर बाद उनके सामने एक कार आकर रुकी। कैसे हो भाई? कैसी हो सोनिका? हम तो ठीक हैं, आप कैसे हो भैया?
मैं भी ठीक ही हूँ। मगर आपने हमें यहाँ किस लिए बुलाया? ऐसे नहीं बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। साथ चलना पड़ेगा? लेकिन कहाँ? अरे यार, गाड़ी में बैठो तो सही। चलो। महेंद्र के कहने पर सोनिका और अभय उसके साथ कार में बैठ गए। कार में महेंद्र के दो दोस्त पहले से ही सवार थे, लेकिन जैसे ही सोनिका और अभय कार में सवार हुए, महेंद्र और उसके साथी अभय पर टूट पड़े और फिर उन लोगों ने चाकू से गला रेतकर अभय को मौत के घाट उतार दिया। अरे अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो उसको। महेंद्र रोको इनको। ये लोग क्या कर रहे हैं? महेंद्र नहीं नहीं महेंद्र छोड़ो उसको। महेंद्र मत करो। प्यार से देखो। छोड़ दो महेंद्र, उसको छोड़ दो महेंद्र। ये तो गया। ये क्या किया तुमने महेंद्र? क्या किया? इससे सजा मिली है तुमसे प्यार करने की, और अब तुम्हें सजा मिलेगी इससे प्यार करने की। अभय को मारने के बाद महेंद्र और उसके साथियों ने सोनिका की भी हत्या कर दी। दोनों को मौत के घाट उतारने के बाद वो कार लेकर बवाना नहर की ओर चल पड़े और फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने अभय और सोनिका की लाश को नहर में फेंक दिया। इन लोगों ने प्लान करके ब्रूटली अभय को पहले मार दिया, जिसमें उन्हें धारदार चाकू इस्तेमाल किया गया था इसमें। और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अभय के बारे में ये बात पुलिस को बता दी जाएगी, सोनिका बाद में इस बात को रिवील कर सकती है, इसलिए उसने बाद में सबूत मिटाने के लिए सोनिका का भी कत्ल कर दिया। अभय और सोनिका का कत्ल करने के बाद नहर में उनकी लाश फेंकने के पीछे महेंद्र और उसके साथियों का मकसद ये था कि किसी को उनकी लाश न मिल सके, और कुछ दिन के बाद किसी को उनकी लाश मिलती भी तो उन दोनों की लाश की शिनाख्त न हो सके। लेकिन सोनिका के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने उसकी लाश की पहचान कर ली और फिर कत्ल की गुत्थी का राज खुल गया। सनसनी के लिए दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट। एक दोस्त अपनी पसंद की कार खरीदना चाहता था, दूसरे दोस्त को मौज मस्ती पसंद थी और तीसरा भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीने की चाहत रखता था। बात सिर्फ अटकी थी तो पैसे पर। बगैर नोट के कुछ भी मुमकिन नहीं था। और फिर एक दिन उन तीन लड़कों ने एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया कि देखकर यकीनन आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों के साथ रची साजिश, मम्मी पापा को दिया धोखा और बेटे ने अपने ही घर में डाला 1.5 करोड़ का डाका। लूट की ये बेहद हैरत अंगेज दास्तान है गुजरात के वडोदरा शहर की, उसी शहर की जहां 3 नाबालिग लड़कों ने मौज मस्ती और महंगी कार खरीदने के लिए लूट की साजिश रची। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक लड़के ने अपने ही माँ बाप के रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन साजिश की पूरी कहानी देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पिछले दिनों वडोदरा शहर के इस अपार्टमेंट में रहने वाले सुरेश भाई की पत्नी अपने घर में अकेली थी। अभी शाम का सूरज ढला भी नहीं था कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक की और जैसे ही सुरेश भाई की पत्नी ने दरवाजा खोला, एक लड़के ने उन्हें धक्का मारकर गिरा दिया और कपड़े में लगी बेहोशी की दवा उनके नाक पर रख दी। सुरेश भाई की पत्नी बेहोश हो गई
और जब उनकी आंख खुली तो घर में रखा 1.5 करोड़ रुपया गायब था। शकूबेन करके एक स्त्री घर पे अकेली थी। उस वक्त 3 व्यक्तियों ने आके उनका घर का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोलते ही इन तीनों आदमियों में से एक आदमी ने उनके चेहरे के ऊपर क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ कपड़ा रख के उनको बेहोश किया, नीचे गिरा दिया और फिर तीनों आदमी उनके घर में रखे हुए 1.5 करोड़ रुपए कैश वो लूट कर चले गए। 1.5 करोड़ की लूट से इलाके के लोग भी दहशत में थे। मौके पर पहुंची पुलिस को भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। शहर की नाकेबंदी कर दी गई, फिर भी लुटेरों का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि सुरेश भाई के घर से लूटे गए 1.5 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदार का था। ये रुपया उन्हें एक जमीन के सौदे में मिला था। जाहिर था कि लुटेरों को इस बात की खबर थी। पुलिस ने इस थियरी पर काम करना शुरू किया तो घर के ही लोगों से पूछताछ शुरू कर दी और आखिरकार मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी चौंक पड़ी। पता चला कि इस लूट को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि 3 नाबालिग लड़के थे और उन लड़कों में एक वो भी था जिसने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही घर के रुपयों को लूटा था। पूरा षड्यंत्र है। जो इस रकम की मूल मालिक थी उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर रचा था। इन चारों ने मिलकर ये योजना बना के और योजनाबद्ध तरीके से इस काम को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक जिस लड़के ने अपने ही माता पिता के रुपयों पर डाका डाला वो वारदात के बाद अपने घर लौट आया था ताकि किसी को भी शक न हो। पूछताछ में पता चला कि लड़के को इस बात का मलाल था कि उसकी मां मौज मस्ती के लिए उसे पैसे नहीं देती, जबकि लूट में शामिल दूसरा लड़का ऑडी कार खरीदना चाहता था और अपने सपने को पूरा करने के लिए तीनों लड़कों ने लूट की ये हैरत अंगेज साजिश रच डाली। वो पैसे मांगता था अपनी मदर से और माँ उसको ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं देती थी, ऐसी उसके मन में ये रहती थी। तो उसने ये पैसा, उसको पता था कि मेरी माँ को ये पैसा मिला है, तो ये पैसा इस तरह से उसने लेने के लिए अपने 3 फ्रेंड्स के साथ मिलकर योजना बनाई। घर में कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं किया था। शकूबेन को क्लोरोफॉर्म सुंघा के और बेहोश करके और वो सीधा जहाँ पे पैसा रखा तो वहाँ जाके और उन्होंने थैले उठा के चले गए थे। पकड़े गए लड़कों से लूटे गए 1.5 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस लूट के खुलासे से हर कोई सख्ते में है। सनसनी के लिए वडोदरा से लॉरेंस परमार की रिपोर्ट।